सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैल में फिर से एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए बड़ा गजब का चैप्टर दैट इज कॉल्ड मुद्रा एवं साख। जी हाँ, मनी एंड क्रेडिट। भाई साहब, मनी एंड क्रेडिट एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट है। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड मनी एंड मेरे बच्चे क्रेडिट। अभी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट है और साथ साथ मेरे बच्चे हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि पैसा जो है इतना पावरफुल कैसे है और पैसे के पीछे दुनिया क्यों भागती है। साथ साथ हम इसमें ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है इस पैसे को रेगुलेट करती है, इसके ऊपर नियम कानून लगाती है। साथ साथ गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जो है चीजों को अप्लाई करती है। और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट, ये भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं भी होता है उनके पास की पैसे की अवेलेबिलिटी कैसे होती है। हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से लोग बाग जो होते हैं जो है पैसे के जाल में फंस जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। या फिर हम देखेंगे कि किन किन स्रोतों से यानी फिर किन किन रिसोर्सेज से लोगों को पैसे की अवेलेबिलिटी होती है। तो चलो मेरे बच्चों, ज्यादा बकैती ना करते हुए, फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करेंगे महाकाल के नाम पे और दबा के लाइक शेयर ठोकेंगे। जी हाँ, चलिए तो लीजिए भैया ये राम। तो है क्या एक्चुअली पैसा? अगर मैं पैसों की बात करूं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, जी हाँ, डॉलर पे, दैट इज कॉल्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन। और हमारे जो बापू कौन है? महात्मा गांधी। तो भाई साहब, ये एक्चुअली पैसा बेसिकली हम बात करें, मनी की बात करें तो एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। मीडिएटर का मतलब समझते हो? एक्सचेंज के रूप में। जी हाँ, बिचौलिया। ये बिचौलिया वो बिचौलिया है जो आपको चीजों से मिलाएगा। अगर आपको मोमोज खाने हैं और आपके पास अगर पैसे हैं जेब में तो ही मोमोज खा पाओगे। जी हाँ, आज के समय के अंदर अब आप जो है वस्तु के बदले वस्तु नहीं दे सकते। बार्टर सिस्टम नहीं रहा, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है। अब आज के समय में क्या है? मुद्रा प्रणाली चल रही है। तो मुद्रा प्रणाली में गुरुजी ये मीडिएटर के रूप में काम करता है। आप पैसा दो और कुछ भी ले सकते हो। वर्तमान समय के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, बिकॉज ऑफ क्या? मनी। अगर मनी है तो सब कुछ है। तो चलिए मेरे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आगे। नेक्स्ट, मुद्रा का उपयोग। अगर हम मुद्रा के उपयोग की बात करें बेटा, तो हम मनी को ज्यादातर कहां यूज करने की कोशिश करते हैं? मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है और मुद्रा के द्वारा वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने में आसानी से कर सकता है। ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे बच्चे, हमें बात समझ में आई? गुरु जी क्या समझ में आई कि जिसके पास भी पैसा होगा वो इसको एक्सचेंज के लिए कहीं भी यूज कर सकता है, किसी प्रकार से यूज कर सकता है। ठीक है, चाहे किसी वस्तु खरीदना हो, चाहे सेवा खरीदना हो। अब आपको पढ़ना था, अब आपको पढ़ाई करनी थी, आपने क्या लिया? हमारा कैल्विन का। जी, आपने हमारा कैल्विन का ये कोर्स परचेज किया, तो जाहिर सी बात है आपने हमारे से क्या ली? सेवा ली। हाँ भैया, आपने हमारे से क्या ली? सेवा ली। और इस सेवा के बदले आपने क्या दिया? पैसा दिया। गुरुजी यही क्या कहलाएगा हमारा बेटा? एक्सचेंज। यही क्या है? पैसे का यूज, यही क्या है? मुद्रा का प्रयोग है। आपको बस में, ट्रेन में, रेल में, कहीं पर भी जाना पड़ता है तो टिकट खरीदनी पड़ती है। तो टिकट के लिए आप क्या देते हो? पैसा देते हो। तो मेरे बच्चे, जो आप पैसा पे कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड, मेरे बच्चे, हमारा क्या? पैसे का प्रयोग है, मनी का उपयोग। ठीक है जी, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, अब है वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ, इसको गुरुजी हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जी हाँ, ये बार्टर सिस्टम क्या था मैं बताता हूँ। बार्टर सिस्टम क्या था भाई? पहले जमाने में, पहले जमाने मतलब बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात की मतलब ये लगा लो, इवन मैंने भी देखो, ये ना, किसी के हाथ में मछली है तो किसी के हाथ में क्या है? मुर्गा है। अब इन दोनों का आपस में एक्सचेंज करना है। ये वस्तु ये कर रहे हैं, आपस में वस्तु का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इसको ये दे रहा है और ये इसको ये ले रहा है। लो जी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो है प्रणाली खत्म करनी पड़ेगी। क्यों खत्म करनी पड़ेगी? क्योंकि सर वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं के बदले वस्तु। जी हाँ, वस्तुओं के बदले वस्तु। अगर किसी के पास वस्तु नहीं है तो सर वस्तु नहीं ले सकता। और वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर खामियां बहुत सारी थी। जी हाँ, खामी बहुत सारी थी, क्योंकि सर एक्चुअली कहते हैं वस्तु वाले वस्तु दी जाती थी। तो गुरुजी दिक्कत ये थी कि इसके अंदर पहली जो समस्या थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर दोहरे संयोग की आवश्यकता। मतलब ये है, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे ध्यान से, तो इसको मछली चाहिए और इसको ये इसका मांस का टुकड़ा चाहिए। अगर दोनों को एक दूसरे से सेम चीज चाहिए होगी, मतलब कि अगर मान लो मुझे बकरी चाहिए, सामने वाले को भैंस चाहिए, और उसकी भैंस मेरे पास है, मतलब मेरे पास भैंस है, उसके पास बकरी है, और दोनों को एक दूसरे की चीज की जरूरत है, तभी क्या हो पाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली हो पाएगा। अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो मेरे बच्चे, यही था हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली का। मेरे बच्चे, यही है कि इसके अंदर क्या होता है? दोहरे सहयोग की आवश्यकता। जब तक आपस में एक दूसरे से वस्तु को लेने देने की इच्छा नहीं होगी तब तक वस्तु आपस में नहीं बदल सकते। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाना पड़ा और मनी को लाना पड़ा। सर, धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी चीज को पे रिजर्व करके नहीं सकते हो, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर आप किसी वस्तु को रिजर्व करके नहीं सकते हो। मान लो जैसे गेहूं है, तो गेहूं को आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद क्या होगा? गेहूं खराब हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, लेकिन मनी को आप देखोगे,
10-10 साल 20-20 साल लोग क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं या फिर तिजोरी में भर भर के रखते हैं। क्यों रखते हैं मेरे बच्चे? ताकि आने वाले समय में उसको यूज कर सकें। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान समझें कि इसके अंदर किसी भी चीज को हम लोग संचयन का मतलब क्या होता है, रिजर्व करके बचा करके हम इसको भविष्य में रख नहीं सकते। जी हाँ, होता नहीं होता है बहुत से लोग, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे मालूम है कि आने वाले समय में मान लो जी महीने 1.5 महीने के लिए मेरा धंधा पानी नहीं चलेगा, तो मैंने कुछ पैसा जोड़ कर रख रखा है। जो मैंने पैसा जोड़ कर रख रखा है उस पैसे का प्रयोग मैं किस लिए करूंगा, अपने बुरे समय में करूंगा। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हम किसी चीज को अपने बुरे समय के लिए ज्यादा लंबे समय तक रिजर्व करके बचा के रख नहीं सकते थे। ठीक है, फिर कहता है अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय। बिल्कुल सही बात है। कुछ वस्तु, चलो देखो, चावल, चीनी, आटा, गेहूं, दाल जो है सब कुछ, ये तो 1 किलो 2 किलो में हो जाएगा। लेकिन मान लो एक भैंस है, एक बच्चे क्या भैंस है कि या फिर एक बकरी है, तो भैया भैंस और जो बकरी है बेटा, इसको आप क्या आधा आधा कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना, आधा तो नहीं कर पाओगे। या फिर ऐसे बोलोगे कि नहीं भाई तेरी बकरी तो कम मूल्य की है, मेरी भैंस ज्यादा मूल्य की है, तो एक काम कर, तेरी बकरी के बदले मैं तुझे आधी भैंस दे रहा हूं, तो भैंस तो पूरी जाएगी। समस्या यही थी कि भाई साहब इसके अंदर हम लोग क्या नहीं कर सकते, अविभाज्य वस्तु, यानी जिनका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, उन वस्तुओं को हम बांट नहीं सकते। जी हाँ, वस्तुओं का भविष्य में प्रयोग के लिए, जी हाँ वही सिंपल, देखो लंबे समय तक मैंने समझा था अभी कि वस्तुओं को हम लंबे समय तक के यूज नहीं कर सकते। कुछ वस्तु हो सकती है, जैसे मान लो भैंस है, तो मैं भैंस को कुछ लंबे समय तक यूज कर सकता हूँ, बकरी को यूज कर सकता हूँ, लेकिन गेहूं, चावल, चीनी, आटा, दाल, आलू, दूध, मट्ठा, दही, छाछ, ये सब नहीं सकते, है ना। सेवाओं का मूल्य निर्धारण करना एवं विनिमय में कठिनाई। बिल्कुल सही बात है। बहुत बार सर क्या होता था, जैसे मैंने बोला सेवाओं का निर्धारण करना, जैसे मान लो आप एक टीचर पढ़ा रहा है और एक डॉक्टर पढ़ा रहा है और एक लॉयर है, तो तीनों की जो सेवाएं अलग अलग हैं और तीनों का मूल्य भी अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि इस परिस्थिति के अंदर जब एक टीचर पढ़ाता था या एक डॉक्टर इलाज करता था, तो दोनों के लिए क्या प्राइस दिया जाए? क्या दोनों को एक बाल्टी मुट्ठी दे, एक बाल्टी गेहूं दे दें, या एक को एक बाल्टी गेहूं, एक को एक मुट्ठी गेहूं दे दें? तो ऐसी परिस्थितियां बहुत बार सामने आई थी कि जब हम लोग चीजों का मूल्य निर्धारण करने में असमर्थ थे। इसी वजह से हमने सर क्या करा, इस वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाया। जी हाँ, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, जैसे मैंने आपको बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, जैसे मान लो इसके पास मछली है और ये बहन जी के पास चिकन है, अब इसका चिकन खाने का मन है, इसका मछली खाने का मन है, तो ही क्या होगा, ये आपस में एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो कहने का अर्थ ये बच्चे कि जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और सेम सामने वाला उसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो, तभी क्या हो पाएगा बच्चे, ये चीज हो पाएगी, ये चीज क्या होगी, पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज ये क्या होगी, बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते बेटा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो होता है बहुत बार नहीं पाया जाता। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम को करने के लिए आपको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए। आगे देखो, अब है मुद्रा का आधुनिक रूप। देखिए अब मुद्रा जो इशू हुई हमारे यहाँ, करेंसी जो इशू हुई है, उस करेंसी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किन किन चीजों को हमने यहाँ पे अगर बेटा इंट्रोड्यूस कर रखा है। अगर आप देखेंगे कागज की नोट है, देखा ना आपने कागज की नोट, वही 1000-500 के सिक्के देख रखे होंगे अपने, चेक बुक देखी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई है ना, ऑनलाइन सिस्टम है, तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो आज की डेट में मनी की फॉर्म जो है कागज से लेके प्लास्टिक मनी से लेके, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी, ये हमारी प्लास्टिक मनी होती है। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, प्लास्टिक मनी। और सर ये कहता है नगदी, इसे हम क्या बोलते हैं, तीनों को नगदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नगदी। नगदी का मतलब है जो इन हैंड होती है, कहते बेटा इन हैंड, एक तरह से है ना, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। क्या हो बेटा, इजीली, जी हाँ, इजीली मेरे बच्चे क्या होती है, अवेलेबल। जी हाँ, जो आपको ऑन द स्पॉट इजीली अवेलेबल हो। जैसे ये रहा, देखो क्रेडिट कार्ड भी है, रुपया भी है, डॉलर भी, सब कुछ है, तो ये चीज आपको इजीली अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड नगदी। जो आपको थोड़ा समय ले, लेकिन ये भी क्या होती है, अवेलेबल होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये भी क्या होती है, नगदी। ठीक है, यूपीआई, ये भी क्या नगदी है, लेकिन सबके अपने अपने क्या तरीके हैं। क्या बेटा, तरीके कैसे, इसके लिए आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, इसके लिए मेरे पास आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, है नहीं है ना। अब आओ इनके बारे में कुछ समझते हैं कि करेंसी क्या है। करेंसी क्या, हर एक देश की करेंसी अलग अलग है। जैसे डॉलर किसकी है, मेरे अमेरिका की है, यूरोप की यूरो हो गई, इंडिया की क्या हो गई, रुपया हो गई, पाकिस्तान का भी रुपया हो गया अपना, उनका अपना रुपया, बांग्लादेश का भी अपना अलग है, श्रीलंका का अपना अलग है। सबके हर एक कंट्री के पैसे अपने अपने अलग अलग है, हर एक कंट्री की अपनी करेंसी के अलग अलग है। उन्होंने क्या रखा हमारे से, क्या, यह सामान्यतः धन के रूप में स्वीकार की जाती है। बिल्कुल सही बात है। यानी करेंसी का मतलब क्या है कि जिसको लोग बाग क्या करते हैं, इजीली मेरे बच्चे क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अगर मैं आज की डेट में 10 रुपए का नोट फेंक दूं रोड पे, तो भाई किसी की जरूरत है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लोग बाग उसको उठा लेंगे, उसको मालूम है कि 10 रुपए उठा लो और आगे चले किसी और को दे दो, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो भैया करेंसी वो चीजें होती है जिसको हर कोई मेरे बच्चे क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जी हाँ, जिसमें हमारे क्या होते हैं, सिक्के शामिल होते हैं, कागज के नोट भी शामिल होते हैं, सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और एक बात है ना, अगर सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो भाई साहब इसको कोई भी
मना नहीं कर सकता। सरकार ने भाई थोड़े दिनों पहले कुछ सालों पहले की बात है, शायद 16-17 की बात है, आई डोंट नो, डीमोनेटाइजेशन किया था। तो डीमोनेटाइजेशन के अंदर क्या होता, उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, तो 500 1000 के नोट बंद हो गए, उन्होंने नए नोट जारी कर दिए। अब जब उन्होंने नए नोट जारी कर दिए मेरे बच्चे, तो सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि नए नोटों के जो मान्यता किसने दी, गवर्नमेंट ने दी, तो लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। सरकार ने कह दिया कि पुराने 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, तो भैया क्या हुआ है, वो मान्यता खत्म हो गई। सरकार जिसको भी मान्यता दे देगी सर जी, वो क्या बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, यानी करेंसी बन जाएगी। उन्होंने क्या रखा है, आधुनिक मुद्रा का विनिमय का अतिरिक्त कोई और अन्य उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं, सिर्फ विनिमय। आप ये नहीं कि पैसे का मतलब विनिमय, जैसे आपको मकान लेना, दुकान लेना, घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप एक्सचेंज के बदले क्या दोगे, पैसा दोगे। लेकिन पैसे से ये नहीं कि किसी को मार दोगे, ठीक है, किसी को काट दोगे, या फिर कुछ भी कर सकते हो, मतलब जादू मंत्र कर सकते, नहीं ना। पैसे का सिर्फ मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक्सचेंज। क्या बता, ओनली एक्सचेंज। ये आपको वस्तु अवेलेबल खरीदवाएगा या फिर कोई सेवा अवेलेबल करवाएगा। जैसे मैं उस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी सेवा कैसे ले पा रहे हैं, जब आपने परचेज करा कोर्स, तो परचेज करने के लिए आपने क्या करा, पेमेंट करी ऑनलाइन, तो कहीं ना ऑनलाइन पेमेंट क्या हुई, यूपीआई से हो गई, और मेरे बच्चे यही आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सचेंज। क्या कहलाएगा, एक्सचेंज। नेक्स्ट, भारत में करेंसी की बात करें तो भारत में जो करेंसी है मेरे बच्चे कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से करंट मतलब करेंसी जारी करती है। मैं आपको एक बात समझा दूं, आरबीआई, आरबीआई जो है किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं, इट इज अ सेपरेट, जी ये एक सेपरेट यूनिट है मेरे बच्चे, क्या एक सेपरेट यूनिट है, मतलब कि इंडिविजुअल एक तरह से मान लो। सर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, सर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है, परंतु गवर्नमेंट के लिए काम जरूर करती है। आई रिपीट, ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है, परंतु गवर्नमेंट के लिए काम जरूर करती है। बल्कि ये लगा लो, आरबीआई से गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है। जी हाँ, आरबीआई गवर्नमेंट को भी क्या देता है, जी हाँ, कर्जा देता है। ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट अगर आ गई तो भाई बाप की मर्जी चल रही है, माँ की मर्जी चल रही है कि भाई जितना मर्जी नोट छाप दो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको तरीके रूप, जी हाँ, एकदम प्रॉपर तरीके से किसी भी नोट को बंद करवाने के लिए, जारी करवाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी छपवाने के लिए प्रॉपर एक हिसाब किताब बजट देना पड़ता है, तब जाके आरबीआई उस पेपर को छापता है, फिर उस करेंसी को छापता है। विनिमय के माध्यम के रूप में रुपयों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हमने अपना आईएनआर यानी कि इंडियन नेशनल रुपीस को हमने क्या चाहिए, स्वीकृति दी है कि किसी भी जगह पे भारत के अगर आप पैसा लेके जाओगे और आपको चीज खरीदनी है, तो भैया उस पैसे के बदले वो आपको चीज जरूर देगा। अगर वो पैसे को स्वीकार करने से मना कर दे तो वैसा आप कंप्लेन कर सकते हो बकायदा। जी हाँ, बकायदा कंप्लेन कर दो, 100 नंबर फोन लगा दो, बकायदा पब्लिक बकायदा पुलिस उसको उठा के लेके जाएगी। जी हाँ, तो जेनुअनली तरीका यही है कि बंदे को, आई रिपीट, अगर बंदे को काम करना है, सॉरी, अगर बंदे को चीज खरीदनी है, सामने वाले के पास चीज है और उसकी करेंसी को एक्सेप्ट ना करे, तो ठोक दो महाकाल के नाम पे। आगे अब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के प्रमुख कार्य। आइए जरा देखते हैं भाई आरबीआई क्या क्या करता है मेरे बच्चे। अगर हम देखें, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, पहली बात तो ये होगी। जी हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुद्रा जारी करता है। दूसरी बात बच्चे, बैंकों व समितियों, यानी कि जितने भी बैंक है हमारे भारत के अंदर, आरबीआई के अंडर में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, इलाहाबाद बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, जितने भी बैंक हैं, इन सभी की क्या करता है, रेगुलेटरी सिस्टम या पैटर्न सिस्टम जो भी हैं, उन सभी सिस्टम को करता है, उन पर नजर रखता है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या कोई बैंक अवैध तरीके से कोई काम तो नहीं कर रहा, पैसे क्या गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, पब्लिक के पैसे को गलत मिसयूज तो नहीं कर रहा है नहीं। उन्होंने क्या रखा है, ब्याज की दरों एवं ऋणों की शर्तों पर निगरानी रखता है। बिल्कुल सही बात है कि जो बंदा, आप देखो, बैंक पहले क्या करते थे कि किसी कस्टमर को तो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, किसी को बहुत गंदा दे दिया। मतलब कोई अगर अच्छा अमाउंट लेना है तो उसको कम से कम ब्याज दे दिया, कोई थोड़ा कम अमाउंट लेना है तो उससे ज्यादा ब्याज ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक बहुत बारी करता है कि वो 50 लाख के लोन वाले को बुलाता है, चाय भी पिलाता है, इससे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेता है, लो रेट पे। और किसी बंदे को अगर मान लो 50,000 रुपए का चाहिए, सिर्फ किसका 50,000 रुपए का लोन चाहिए, सर उससे क्या लेता है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, साथ साथ उसके लिए कागजी कार्रवाई बढ़ा देता है, साथ साथ मेरे बच्चे उसको चाय भी नहीं पिलाता है। यानी कि गुरुजी, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव होता है, उस भेदभाव को कम करने में किसका हाथ है, हमारे आरबीआई का हाथ है। तो आरबीआई यही कहता है कि भाई साहब, हमारे इस पूरे भारत के अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, उन सभी बैंकिंग सिस्टमों पे ये क्या करता है, नजर रखता है। अच्छा, बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है, जी हाँ, उसकी सूचना रखता है। नगद शेष का मतलब सर क्या होगा, कैश, कैश, जी हाँ, जितना उसके पास कैश, सर इसको बोलते हैं एसएलआर। जी हाँ, इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एसएलआर। इसको ध्यान समझिएगा, इसको मैं चाहूंगा एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज कॉल्ड, ये इंग्लिश में बताऊंगा, मुझे इंग्लिश में याद है, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी
स्टैचुरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में क्या रेशियो इस समय एट दैट परसेंट टाइम में कितना है बेटा 18% ना 18%। इसका मतलब क्या हुआ ये बताता हूं मैं। एक है CRR। सर जी CRR क्या होता है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको हम बोलते हैं कैश, जी हाँ रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व क्या बच्चे रेशो, ठीक है। ये इस समय 4.90% के आसपास का है अप्रोक्सीमेशन, जहां तक है ये इतना चल रहा होगा, ठीक है जी। बेटा एक रेट होता है रेपो रेट, क्या होता है बच्चे रेपो रेट, जी हाँ रेपो रेट। रेपो रेट आज की डेट में होगा मेरे ख्याल से 6.6% के आसपास का है करंटली, प्रेजेंट टाइम में। किस टाइम में होता है प्रेजेंट टाइम में, अभी सब बताऊंगा कि ये क्या है। और एक होता है बच्चे रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। ये मेरे बेटे हमारा है करीबन करीबन 3.75% का प्रेजेंट करंट में, ठीक है ना। अब समझो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो का मेरे बच्चे। स्टैचुरी की अगर मैं बात करूं तो स्टैचुरी वो है कि मान लीजिए बैंक में बंदों ने पैसे जमा कर रखे अपने, है ना, बैंक में। सर बैंक हैव टू मेंटेन, बैंक क्या हैव टू मेंटेन, ये बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। SLR मान लीजिए 100 रुपए जमा हुए तो 100 रुपए का 18%, यानी कि 18 रुपए बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया कभी भी ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने पैसा जमा करा, गवर्नमेंट ये मान के चलती है, फिर बैंक ये मान के चलता है, सॉरी बैंक ये मान के चलता है कि जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है बैंक के अंदर, उनमें से एक दिन में मैक्सिमम 18% लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस सुना दूं, ये 18% फिलहाल तो 18% है, लेकिन RBI ने इसको मैक्सिमम अप टू 40% तक रखा है। उनका मानना यह है कि अब करंट ईयर में या फिर करंट प्रेजेंट टाइम में 40% लोग एक दिन में अपना पैसा निकालने आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना भी पैसा उनके पास जमा है, बैंक के पास जितना भी पैसा जमा है, उसका 40% उसको, या फिर 18%, सॉरी 18% उसको अपने पास रखना पड़ेगा। किसके रूप में? रिजर्व के रूप में। कभी भी मान लो कोई बंदा पैसा मांगने आ गया तो बैंक के पास पैसा है ही नहीं, है नहीं। एक होता है बेटा कैश रिजर्व रेशियो, सर ये होता है विद RBI। किसके होता है? विद RBI। ये RBI के साथ होता है, मतलब जितना भी उसके पास, यानी कि बच्चे RBI अपने पास इसलिए पैसा लेता है बहुत बारी, ताकि उसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है और उसको भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है पैसे से। और जितना भी जमा होता है पर डे पे, पर मंथ में, पर साल, जो भी जमा होता है उसका ऑलमोस्ट लगा लो 5%, यानी 4.9 लिख रखा है, उसका लगा लो ऑलमोस्ट 5% के आसपास से बैंक को अपने डिपॉजिट का, यानी मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए हैं, किसी बंदे ने 100 रुपए जमा करे, तो उसका 5% देंगे, 5 रुपए बैंक को किसको देना पड़ेगा? RBI को देना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो यार, बंदा पैसा जमा करवाने जा रहा है, उसका 18% जो है, उसका 5% जो RBI ले रहा है। नहीं, RBI ले जरूर रहा है, लेकिन बैंक जब भी वो कस्टमर अपना 100 रुपए मांगेगा, बैंक उसको 100 रुपए वापस करेगा। अगर मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए नहीं है तो RBI से लेके देगा, परंतु देगा जरूर। बैंक में रखा हुआ पैसा अगर मान लीजिए कल को लुट भी जाए या फिर कोई चोरी भी कर ले, तो इस बात की क्या गारंटी कि पैसा वापस मिलेगा? वो गारंटी कौन देता है? RBI देता है, जी हाँ। लेकिन अब इसके पीछे बहुत लंबा फंडा है, मैं समझाऊंगा। RBI गारंटी तो देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिनका पैसा कम होता है उनको बेनिफिट होता है, पर जिनका पैसा ज्यादा होता है उनके लिए क्या होता है? नुकसान होता है। आ गया। अब है रेपो रेट। सर रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें RBI गिवन टू कमर्शियल, जी हाँ, दैट इज कॉल्ड RBI बच्चे गिवन टू क्या है बच्चे? RBI गिवन टू बच्चे क्या आएगा? कमर्शियल बैंक। इसमें RBI जो होता है कमर्शियल बैंकों को क्या देता है? लोन देता है, जी हाँ। मान लीजिए कमर्शियल बैंकों को पैसा चाहिए आगे मार्केट में और लोगों को देने के लिए, है ना, तो RBI करता है कमर्शियल बैंकों को जिस रेट पे लोन देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और जिस रेट पर, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। आई रिपीट माय डियर, कमर्शियल बैंक गिवन टू RBI, कमर्शियल बैंक गिवन टू बेटा क्या? RBI। और जब कमर्शियल बैंक RBI को वापस लोन देते हैं, जी हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि RBI को जरूरत नहीं पड़ती, RBI भी कमर्शियल बैंकों से जब लोन ले लेता है तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक RBI को लोन देता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो रेपो क्या होगा? रेपो हो गया जब RBI कमर्शियल बैंकों को लोन देगा, उस रेट को हम बोलेंगे रेपो रेट। और जब RBI कमर्शियल बैंकों से लोन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। सर ऐसा क्यों होता है? मार्केट में इन्फ्लेशन है टू मेंटेन, जी हाँ ये इसलिए होता है मेरे बच्चे, ये इसलिए होता है, ध्यान सुनो, टू मेंटेन क्या आएगा? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर को किसके लिए?
कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, कंट्रोल। अब देखो समझो, मैं अब आपको एक बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। कैसे होता है, अगर मान लीजिए आरबीआई ने बहुत पैसा दे दिया कमर्शियल बैंकों को, तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा बहुत सारा हो जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए रेपो रेट मान लीजिए 6% है अभी, अब मैं 5% कर दूं, तो भैया क्या होगा, भैया ये होगा फिर कमर्शियल बैंक ना ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे। किससे? आरबीआई से। आरबीआई फिर इनको लोन देगा, है ना, आरबीआई इनको लोन देगा, और भैया ये लोग लोन लेंगे, उस लोन को क्या करेंगे, फिर आगे पब्लिक को देंगे लोन। मान लो आरबीआई से लेता है ये 5% पे, तो पब्लिक को कितने देगा? 15% पे, है नहीं है। अब एक बात बताइए, जब ये ज्यादा से ज्यादा, ये जितना ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, उतना ही क्या करेंगे, लोगों को लोन देंगे, तो लोगों के पास क्या होगी, परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। यार ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, और कमर्शियल बैंक क्या करेगा उस पैसे का, सर लोगों को देगा। अब लोग क्या करेंगे सर, उस पैसे से खरीदारी करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, XYZ। तो मेरे बच्चे क्या होता है कि इस केस में परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो जब परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, इसको कम भर्ती करके वो मार्केट में इन्फ्लेशन के रेट को बनाए रखता है। उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट। सर रिवर्स रेपो में क्या होता है कि भैया अब लगता है आरबीआई को भाई मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा, तो आरबीआई क्या करता है, भैया कमर्शियल बैंकों से पैसा ले लेता है, और कमर्शियल बैंकों को बोलता है कि तुम एक काम करो, क्यों यहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, हमें पैसा दो और एक फिक्स ब्याज लो। और आरबीआई क्या मतलब, भैया मतलब गॉडफादर, तो ना जाहिर सी बात है कि भैया गॉडफादर बोल रहे तो दे दो गॉडफादर को। अगर गॉडफादर से पंगा लिया तो कल को भैया काम नहीं करने देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, फिर अपना पैसा किसको देता है, आरबीआई को देता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उस पैसे को अपने पास रख लेता है। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा ले लेता है वापस, तो भैया मार्केट में क्या होती है, शॉर्टेज ऑफ पैसा होता है। अब मार्केट में शॉर्टेज ऑफ पैसा है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन करने के लिए मेरे बच्चे क्या करता है, रेपो और रिवर्स रेपो कौन यूज करता है बेटा, आरबीआई। बल्कि एसएलआर और सीआरआर को भी यूज करते हैं, लेकिन तुम्हारे पेपर में डीप नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अब है बच्चे, और ऋण किस प्रकार वितरित करना है। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट तक है बच्चे, हाँ जी, लोन। अब आ गया, अब बैंकों में निक्षेप यानी कि जमा, डिपॉजिट्स। जी हाँ, काउंटर पे जाते हो आप जमा करना, आपने देखा होगा बहुत बार बैंक आप गए होंगे। तो कहता है मुद्रा को एकत्रित या जमा करना ही क्या कहलाता है बच्चे, निक्षेप यानी कि जमा, डिपॉजिट्स करना। लोग अपने नाम पर एक बैंक खाता खुलवाते हैं, समझो सीन बहुत सिंपल, हर किसी का है। लोग अपने नाम पे खाता खुलवाते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी उनके पास सेविंग होती है, फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है उसमें जमा करते हैं। बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर क्या देते हैं बेटा, ब्याज भी देते हैं। और बैंक में जमा किए गए धन को जमा करता अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी यूज कर सकता है। मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बैंक बताएगा कि हाँ भैया तुम्हें कब आना कब नहीं आना, भाई जब मेरा दिल करेगा, जब मुझे नीड पड़ेगी, तब मैं अपने बैंक से पैसा निकाल सकता हूं। ठीक है, आ गया। अब है मांग जमा, सर इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ये उसी का रूप है। सर ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सर डिमांड डिपॉजिट को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जो आप पैसा बैंकों में जमा करते हो वो आप अपनी डिमांड पर कभी भी निकलवा सकते हो, डेट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ऑब्वियस सी बात है, बैंक आपको कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि हाँ भैया आप अपना पैसा कब निकालो कब निकालो, आप कभी भी जमा करो और कभी भी निकालो। ठीक है, यानी कि अगर आपने पैसा जो जमा करा है, तो जिस पैसे को आप जमा कर रहे हो बैंक के अंदर, आप उसको अपनी डिमांड पे निकलवा सकते हो, डेट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है, बात क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया तुमने जमा कर दिया, बैंक कह रहा नहीं नहीं मैं आज ही दूंगा कल दूंगा, बैंक को देना पड़ेगा, बैंक को सेम डे देना पड़ेगा ना। चलो जाके नेक्स्ट। अब चेक की सुविधा, हमने चेक पढ़ा था, ये भी एक तरह से हुई है। चेक एक्चुअली क्या होता है सर जी, बहुत बेहतरीन चीज है, थोड़ा समझेंगे इसके बारे में पहले। क्या चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष रकम भुगतान करने का आदेश देता। जी हाँ, मान लो मैंने चेक काटा तुम्हारे नाम पे, मैंने चेक काटा, मैंने रवि सर के नाम पे चेक काट दिया। अब मैंने रवि सर के नाम पे चेक काट दिया, तो रवि सर, जैसे मैंने अपने चेक पे नाम लिखा रवि सर और उनका अकाउंट नंबर लिख दिया, तो मेरा बैंक क्या करेगा, रवि सर के बैंक वाले को पैसा देगा मेरे खाते में से निकाल कर, और वो पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चेक की खास बात क्या होती है सर, चेक की खास बात ये होती है कि अब तुम कहो गुरुजी भैया रवि सर को पैसे देना तो अकाउंट से निकाल के दे दो, चेक क्यों दे रहे हो। चेक की एक्चुअली खास बात होती है कि इसमें हैवी अमाउंट, आपको हैवी अमाउंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बैंक से दूसरे बैंक ऑटोमेटिक क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जी हाँ, पहले तो फिजिकली होता था, अब तो ऑनलाइन होता है। तो भैया एक बैंक से दूसरे बैंक होता है ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें बेनिफिट होता है कि भाई किसी भी कस्टमर को, किसी भी इंसान को बहुत बड़ा अमाउंट अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 2-3 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है, तो ये नहीं कि 2 करोड़ रुपए लेके चलो, रास्ते मान लो किसी ने लूट ले तो चेक इस बात की फैसिलिटी देता है। चेक इसी बात की फैसिलिटी देता है कि आज बड़े बड़े डीलिंग होती हैं भाई, अरबों रुपए की डीलिंग सब किस में होती है, चेक्स में होती है, लगा लो। ठीक है, आओ खास बात क्या है, आपको कोई जरूरत नहीं है कैश यूज करने की, नो नीड टू यूज कैश, नो नीड टू
यूज मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, कैश। किसी भी कैश को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट। अब आधुनिक बैंक प्रणाली, देखो ये बैंकिंग सिस्टम है ना, बना रखा है, मोबाइल फोन है, लॉकर है, वाईफाई, क्या है ये सर? डेट इज कॉल्ड मॉडर्न टेक्निक। जी हाँ, मॉडर्न टेक्निक है। और इस मॉडर्न टेक्निक की गुरुजी खास बात क्या है? सिर्फ मॉडर्न टेक्निक खास बात ये कि आज आप घर बैठे बैठे रात के 12 बजे 3 बजे जब मर्जी आपका दिल करे पेमेंट कर दो, कुछ मंगा लो। तो मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ सर? मुद्रा और जमा का आधुनिक रूप आधुनिक बैंक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आज हम पलक झपकते ही, ठीक है, एक पिन कोड डालते ही पेमेंट करो, पेटीएम करो, फोन पे करो, जो मर्जी करो आप कर सकते हो, है नहीं? चलो जागे आओ। अब है मेरे बच्चे बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं। अब बैंक जो है अपनी लोन की एक्टिविटी कैसे कैसे करता है? कहता है बैंक लोगों की, देखो अब बैंक के पास क्या पैसा छप रहा है? ये बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ कि हाँ लोन दे दे? नहीं, बैंक जो उसके पास पैसा आता है उसी को वो लोन के रूप में देता है। कहता है बैंक लोगों की जमा राशि स्वीकार करते हैं और इस पर बैंक जमा के रूप में बड़ी एक राशि क्या होती है? एकत्रित होती है। जैसे एग्जांपल दूंगा, एक बंदे ने मान लो 100,000 रुपए जमा करे बैंक में, तो बैंक क्या करता है? मान लीजिए बैंक ने इसके 200 रुपए जमा रख लिए और बाकी का 800 रुपए ने क्या करे? लोन के रूप में दे दिए। जी हाँ, लोन के रूप में दे दिए। अब क्या करेंगे? अब मेरे बच्चे यही होगा कि जिस बंदे ने लोन लिया है मेरे बच्चे, वो क्या करेगा सर? इसके ऊपर एक 10% से इंटरेस्ट देगा और जो इस बंदे ने जमा करा बैंक इसको 3% का इंटरेस्ट देगा। आप देखो बैंक को देना 3% है, इससे मिल रहा कितना? 10% है, तो कितना डिफरेंस हो गया? 7%। यही जो डिफरेंस होता है सर, यही क्या होती है? बैंक की कमाई होती है। आई बात सुन आई? तो यानी कि लोगों का जो पैसा जमा होता है बैंक के अंदर, बैंक उसमें से कुछ अमाउंट तो अपने पास रखता है ताकि कल को मान लीजिए ग्राहक अपना पैसा वापस लेने आए तो उसे वापस कर सके, और बाकी का जो रिमेनिंग पैसा था लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है जी। कहता है भारत में बैंक जमा को केवल 15% हिस्सा नगद, यानी कि आप देखो इस समय ये पुराना डाटा है, ये ओल्ड है, ये क्या है? ओल्ड डाटा है। और करंट में अगर हम बात करें तो करंट ये 18% के आसपास होगा। ठीक है, तो 15% रखता है के रूप में अपने पास रखता है, और ऐसे प्रावधान जमाकर्ताओं द्वारा किसी एक दिन में धन को निकालने की संभावना को देखते हुए किया जाता है। मतलब ये मानना होता है कि मान लीजिए कोई पब्लिक है तो जितनी भी पब्लिक है बैंकों के पास, मान लो बैंकों के पास 100 बंदे हैं, 100 ग्राहक हैं बैंकों के, 100 में से 15% ग्राहक ऐसे होंगे जो अपना पैसा क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट निकलवाने आएंगे ही आएंगे। तो बैंक क्या करता है कि टोटल जमा का 15% अपने पास हमेशा रखता है ताकि कभी भी ग्राहक पैसा मांगना है तो हम वापस कर सके, है ना? आगे देखो, कहता है बैंक उधारकर्ताओं को अग्रिम ऋण देते हैं। अग्रिम मीन्स क्या? लोन देते हैं, और इस पर उच्च ब्याज लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, हमारा पैसा जमा हुआ बैंक में, बैंक ने 800 रुपए दे दिए लोन के रूप में, इससे ले रहा हाई इंटरेस्ट, हमें दे रहा कम इंटरेस्ट। जो भी डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा इनके बीच का, जो भी अंतर होगा, वही मेरे बच्चे क्या होगा? बैंक की क्या होगी? असल कमाई होगी। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। आगे देखो मेरे बच्चे, साख। जी हाँ, बेहतरीन चीज। जी हाँ, क्रेडिट तो मैं उसमें तो मैं क्या बताऊं, बड़ी गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है क्रेडिट। भाई साहब आज की डेट में उधार सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, बिना उधार के तो कुछ काम चल ही नहीं पाएगा। लगा लो, उन्होंने क्या रखा है? साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं, सेवाएं इस आश्वासन पर देता है, उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा देना बहुत सरल काम है, निकलवाना बहुत कठिन काम है। जी हाँ, यानी कि आपने एक तरह से मान लो कि मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ था और आपने मांस का टुकड़ा रख दिया, अब उस मांस के टुकड़े का वापस निकालना चाहते हो, तो वैसे ही बहुत कैड़ा काम है धरना। तो इसका मतलब गुरुजी जो क्रेडिट है, इनकी जो साख है, इसमें यह होता है कि मैंने सामने वाले इंसान को पैसा दे दिया, इस आश्वासन पर दे दिया कि वो कल को मेरे पैसा क्या कर दे बेटा? रिटर्न कर देगा। परंतु क्या होता है भैया सर, ये ऐसा होता है कि बहुत बार ही पैसा डूब भी जाता है। तो इसी डूबने वाले सिस्टम से बचने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा? कोलेट्रल। क्या यूज करा बेटा? कोलेट्रल। अब ये गुरुजी कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल में होता है गिरवी रखना। क्या होता है बेटा? गिरवी रखना, मॉर्गेज। इसको मॉर्गेज भी कहते हैं, समझ गया? दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। जी हाँ, गिरवी रखना भी कहते हैं। गिरवी रखना जैसे होता है ना, आप बैंकों में जाओ तो बैंक बोलता है कोई बात नहीं, आपको लोन चाहिए, हम आपको लोन देंगे, आप एक काम करो, मकान का पेपर लिया, लोन ले जाओ, बस। अब कल को आप लोन चुकाने में सक्षम रहे तो आपका मकान बिक जाएगा। तो मेरे बच्चे क्रेडिट जो होता है ये यही होता है। ठीक है, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा? लोन लेते हैं और उसके बदले कुछ गिरवी रखते हैं और भविष्य में उसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट नहीं करा गया तो क्या होगा? जो चीज आपने गिरवी रखी है वो बेच दी जाएगी। ठीक है, आ गया। अब साख संपत्ति के रूप में, भाई साहब ये बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसमें आपको 2 कहानी सुनाऊंगा।
ये दो कहानी सुनाऊंगा, इन दोनों कहानियों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनना। यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम मेरे अच्छे का है सलीम। सलीम एक्चुअली ना जूते बनाता है। सलीम एक्चुअली जूते बनाता है और जूते बनाने का उसका धंधा है। अब क्या हुआ, दिवाली आई, ठीक है, त्योहार आए, फेस्टिवल है, तो उसके पास भाई ऑर्डर आया बहुत तगड़ा कि 1000 जूते चाहिए, 500 जूते चाहिए। तो सलीम ने क्या काम करा, अब उसके पास चमड़ा खरीदने के लिए पैसा तो था नहीं, क्योंकि भाई 2-3 जूतों के बाद तो उसके पास इतना पैसा था, लेकिन 1000 जूतों के लिए, फिर 500 जूतों के लिए उसके पास इतना पैसा नहीं था। तो उन्होंने क्या करा भाई, मार्केट से लोन लिया, यानी कि किसी साहूकार से, जमींदार से लोन लिया, ठीक है, और चमड़े को खरीदा। चमड़े को खरीदा, जूते बनाए, जूते बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, 1 महीने का टाइम लिया उधार वाले बंदे से, यानी जिससे उसने पैसा उधार लिया था, उससे बोला कि भाई साहब 1 महीने के बाद मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। उसने क्या करा, उसने मेरे भाई ठीक है भाई 1 महीने बाद पैसा वापस कर दिया। उसने भैया जूते बना बनू के बेच दिए, बेचने के बाद पैसा आ गया, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, सबका उधार चुका दिया, यानी कि जिससे माल खरीदा था उसको भी पैसे दे दिए, जिसको उधार लिया था उसको भी दे दिया, और उसने अच्छा खासा लाभ कमाया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसने इस लोन का, यानी कि साख का बहुत बढ़िया यूज करा, बहुत बेहतरीन यूज करा। तो किसी किसी के लिए क्या होता है, साख संपत्ति के रूप में, मतलब एक असेट्स के रूप में यूज होता है, यानी कि एक प्रॉफिट के रूप में यूज होता है, यानी कि एक वरदान के रूप में यूज होता है। लेकिन अगले केस में हम बात करें, ये बहन जी हमारी सपना बहन जी है, सपना। तो सपना जी बहन जी जो ना बड़ी समस्या में रही, पूछो कैसे। एक्चुअली क्या था, सपना बहन जी ना कृषि करती है, कार्य करती है, कौन सा, किसान परिवार की है, और कृषि के खर्च के लिए वो लोन लेती है, साहूकार से ले लिया, फिर बैंक से ले लिया, जिस मंडी से ले लिया। इन्होंने लोन लिया, फसल अच्छी हुई, लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश बारिश हो गई और फसल में लग गए कीड़े कीड़े, मतलब बारिश जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, फिर कीड़े लग गए और फसल इनकी नष्ट हो गई। अब ये बेचारी फंस गई कि मैंने लोन तो लिया, उस लोन को मैं रिपेमेंट कैसे करूं, तो कैसे करूं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे बच्चे क्या होगा, ये जो लोन है, ये जो ऋण है, इसको मेरे बच्चे क्या होगा, बर्बाद कर देगा। इसको भैया क्या फंसा दिया, इसको हम बोलते ऋण जाल। क्या बोलते, ऋण जाल। जी हाँ, ऋण जाल मतलब के लोन के ट्रैप में फंस गई ये बच्ची। अब इस बच्ची को या तो पैसा देना पड़ेगा या फिर अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। तो कहीं कहीं पर ये जो लोन है, किसी किसी के लिए वरदान है, किसी किसी के लिए क्या है, अभिशाप है। सपना के केस में ये अभिशाप रहा। अब इसको पैसा या तो भैया किसी से दोबारा कर्जा ले, उसके पैसा वापस करे, या फिर अपनी जमीन को बेचकर क्या करे, उसका पैसा चुकाए। तो कहीं ना कहीं ऋण साख जो है किसी किसी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। किसी किसी को तो यह बहुत अच्छा देती है, किसी किसी को ये पूरा डुबो देती है। क्लियर है, क्लियर है।